अपने संघर्ष को जुनून बना लो, अपने संघर्ष को जुनून बना लो, जब तक कि वे तुम्हारी कहानी ना लिख दे। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। हम लोग बीपीएससी के द्वारा पूछे गए तैयारी 1, 2 एंड 3 में जितने भी सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट किया, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ को। जो लोग नए हैं, अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देखिए। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बीपीएससी और एस्टेट के द्वारा पूछे गए इनमें जितने भी सवाल है उन सारे सवालों का व्याख्या हम लोग करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सारे सवाल को हम करेंगे और उसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उन कॉन्सेप्ट का भी हम डिस्कशन साथ ही साथ करते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आया होगा, देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अनूठा हल है। देखिए समीकरण जो दिया गया ना, x माइनस के वाई बराबर 2 और दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर -5। अनूठा हल, अनूठा हल क्या होता है, इधर पहले हम नियम की चर्चा कर लेते हैं। समीकरण की शर्त क्या होता है, पहले हम शर्त की बात कर लेते हैं। 3 शर्त होता है, तीनों शर्त की चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर कोई समीकरण a1 x जोड़ b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसका अनुपात निकालते a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में समीकरण का हल अद्वितीय होता है। समीकरण का हल क्या होता है, अद्वितीय। समीकरण का हल अद्वितीय होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एक और केवल एक हल, यानी एक हल। इसी को अनूठा हल भी कह सकते हैं। अद्वितीय को ही क्या बोला जाता है, अनूठा बोला जाता है, अद्वितीय हल, समझे। और इस तरह के समीकरण को हम बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं इसको हम, विरोधी, विरोधी नहीं सॉरी, अविरोधी कहते हैं। इस तरह के समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, अविरोधी, क्योंकि इन समीकरण को हल होने से कोई नहीं रोकता है, इसका विरोध कोई नहीं करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अविरोधी। जैसे मान लीजिए 2 रेखा है, दोनों रेखा जो होगा ना आपस में प्रतिच्छेदी होंगे। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए एक हल होंगे। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उतने हल होते हैं। यहाँ पर एक ही बिंदु पर हल, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए एक और केवल एक हल होंगे। तो इसलिए इसको बोला गया अद्वितीय हल या एक और केवल एक हल, अविरोधी समीकरण इसको कहा जाता है। और इसी को साथ ही साथ एक और नाम बोला जाता है संगत, संगत समीकरण युग्मी कहा जाता है इसको। बात को समझ रहे हैं, इसको संगत भी कहा जाता है, अविरोधी भी कहा जाता है, अद्वितीय भी कहा जाता है। रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, कहा इसका अनूठा हल। अनूठा हल तभी होगा जब a1 बट्टा a2 बराबर नोट b1 बट्टे b2। इसी कंडीशन के हम लिखेंगे। a1 की जगह पर यहाँ क्या है, 1 है, a2 3 है, b1 कितना है -k, b2 है 2 बराबर नोट। इसको जब हम हल करते हैं तो होगा -3k, 2 एकम 2, ठीक है। यहां से k का मान आ जाएगा बराबर नोट -2/3, यानी कि k का मान -2/3 को छोड़ करके, बराबर नोट मतलब इसको छोड़ करके, -2/3 को छोड़ करके कोई भी मान अगर हो k का, तो इन समीकरण का जो हल होगा ना अद्वितीय हल होगा, यानी अनूठा हल होगा। तो k का मान -2/3 नहीं होना चाहिए, -2/3 को छोड़ करके ही कोई मान होना चाहिए। तो ऑप्शन को जरा देखिएगा, ऑप्शन ए में जो 1 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है -2/3। ये तो अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि मान k का मान ये नहीं लेना, k का मान इसको छोड़ करके ही कुछ भी होगा। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, k का मान इसको छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 या कोई भी संख्या हो सकता है। अगर कोई भी संख्या आप रखेंगे k की जगह पर, इसका जो हल होगा ना वो अद्वितीय हल होगा, अनूठा हल होगा। तो 1 2 ही हो सकता है, 3 में से उपरोक्त में से अधिक होंगे, क्योंकि दोनों मान पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, विकल्प डी आंसर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो आप। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर पढ़िएगा। दूसरा है
माना x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 तथा -4x प्लस 2y -3 बराबर 0 दो सरल रेखाओं की समीकरण है, तब क्या होंगे? वे समांतर होंगे कि दोनों मूल बिंदु से होकर के जाएंगे, कि दोनों मूल बिंदु से होकर के जाती है या एक बिंदु से होकर के जाती है, इसमें से हमको चुनना है आंसर। देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ लिखेंगे 1/-4 बराबर 2/2। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 1/4 ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर पॉसिबल नहीं है। तो जब ये बराबर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से क्लियर है, क्या क्लियर है कि एक और एक हल होंगे, अविरोधी होंगे, संगत होंगे, और इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेदी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आंसर होगा अपना ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होता है तो क्या होता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक और केवल इनके एक हल होते हैं। ठीक है, चलें अगला सवाल। तीसरा सवाल करें, के का किस मान के लिए, ये जो समीकरण है 3 इंटू k-1x प्लस 4y बराबर 24, 15x प्लस 20y बराबर 8 इंटू k प्लस 13 अनंत हल रखते हैं। यानी के का वैसा मान हमें बताना है जिसके कारण इस समीकरण के हल क्या हो? अनंत हल हो। अनंत हल होने का कंडीशन क्या है, पहले हम जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम अनुपात निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, समझे? जब हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात में जब ये सब बराबर हो, अनुपात में जब ये सब बराबर हो तो इस स्थिति में क्या होते हैं? अनंत हल। ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जब अनंत हल होते हैं इसको भी हम बोलते हैं अविरोधी। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? अविरोधी कह सकते हैं। ठीक है, और हम इसको भी कह सकते हैं संगत। और ये जो होते हैं अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनंत हल मतलब रेखाएं जो बनेगा, इसमें दोनों रेखा समीकरण होंगे, समीकरण के दो रेखा होंगे, तो दोनों रेखा जो होंगे ना एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे। एक रेखा ये होंगे, एक और रेखा इसी के ऊपर होंगी, इस तरह से एक और रेखा इसी के ऊपर होंगी। ठीक है, इस तरह से, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती, इसको हम बोलते हैं संपाती, संपाती रेखा, संपाती रेखा होंगे, संपाती रेखा होंगे। क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे को अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसीलिए इसके हल भी क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, अनंत हल और विरोधी संगत। इसका एक और नाम हम बोलते हैं आश्रित। ठीक है, एक और नाम हम बोलते हैं इसको हम आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म भी इसको कहा जाता है। आगे हमको इसके सवाल मिलेगा बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए, कंडीशन ये कह रहा था कि a1/a2, देखिए a1 की जगह पर क्या है? 3 इंटू k-1 बट्टा, ये देखिए बट्टा में 15, यह है a1, यह है a2 बराबर b1, b की जगह पर 4 है, b2 की जगह पर 20 है। इसी को लेकर के हम हल कर लेते हैं। चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूर नहीं है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 3 3 कट जाएंगे, यहां से आ गया k इंटू k-1 बराबर, इधर कुछ नहीं तो एक बचेगा, k बराबर -1 प्लस 2, तो k बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। ये देखिए k बराबर 2 आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको जितना है ना वो सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी इस तरह के सवाल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले से मिटाते हैं, तब अगला सवाल करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए क्या करें, किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है, 960 रुपया भुगतान करता है, और 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1260 रुपये का भुगतान करता है। निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर ज्ञात करना है हमें। ध्यान समझिएगा बात को। एक शहर में जाने के लिए एक निश्चित शुल्क होता है टैक्सी का, कि इतना किलोमीटर जाइए या इतना किलोमीटर जाइए, एक निश्चित भाड़ा है, वो भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा।
और एक भाड़ा है चली गई दूरी के अनुसार। चली गई दूरी के अनुसार मतलब 1 किलोमीटर जाइएगा तो इतना रुपया, 2 किलोमीटर जाएगा तो इतना रुपया लगेगा, और एक निश्चित भाड़ा अलग से लगेगा। तो सवाल यही कर रहा है, एक शहर में निश्चित शुल्क शामिल है। मान लीजिए निश्चित शुल्क 100 रुपया, ये आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी दूरी में क्यों न उतरे। यह है निश्चित शुल्क, यह फिक्स देना ही पड़ेगा आपको। फिर कहा कि शेष किलोमीटर की दूरी पर निर्भर करता है, कितना किलोमीटर आप जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है आपका भाड़ा। सवाल में कर रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति कितना जाता है 60 किलोमीटर। मान लेते हैं 1 किलोमीटर में किराया वाई रुपया लगता है, तो 60 किलोमीटर में भाड़ा कितना लगेगा, 60 रुपया लगेगा। 1 किलोमीटर वाई रुपया तो 60 किलोमीटर में 60 रुपया, और ये अलग से भाड़ा ये भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो रुपया होता है ये कहा 960 के बराबर होता है। ये हो गया निश्चित भाड़ा और ये हो गया चली गई दूरी के अनुसार भाड़ा, तो कुल मिलाकर के 960 रुपया। फिर आगे कहा, फिर आगे है कि और 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1260 रुपया देना पड़ता है। 80 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जाएगा तो वाई रुपया देगा, 80 किलोमीटर में जाएगा तो 80 वाई रुपया देगा। ये तो रुपया देना ही है, साथ साथ एगो फिक्स भाड़ा है वो भी आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी किलोमीटर क्यों ना जाए, 100 रुपया अलग से देना होगा। और ये कह रहा है कुल मिलाकर के 1260 रुपया है। ठीक है, इस तरह सवाल जब ये मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सवाल 5 नंबर का दिया जाता है। हमको यहाँ पे शॉर्ट में जल्द से जल्द हल करके एक्स का मान निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, विलोपन कर देते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा, ये बचेगा -20y। तो ये कितना होगा ये हो गया 300 माइनस में, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से आ गया कितना 15। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 15 रुपया, यानी 15 रुपया प्रति किलोमीटर। ये हो गया चली गई दूरी के अनुसार भाड़ा, 1 किलोमीटर में 15 रुपया, 1 किलोमीटर में कितना 15 रुपया। ठीक है, ये तो ऑप्शन 2 में दिया है वो 15 15। अब करना क्या, इस 15 का मान यहाँ रखिए और चेक कीजिए कितना मान आता है एक्स का। यहाँ 15 रखेंगे, उधर जाके घटेगा, ये वाई का मान रखेंगे यहाँ पर 15, सॉरी यहाँ पर रखेंगे 15 छक 90, ये हो गया 900, प्लस 900 इधर घटेगा तो -900, तो 960 में से 900 घटेगा बचेगा 60, यानी एक्स का मान आ गया हमारे पास 60 रुपया। यानी निश्चित किराया 60 रुपया और चलेगी दूरी की किराया 15 रुपया। तो ये दोनों अपना आंसर होना चाहिए 60 और 15 वाला ऑप्शन, ये है विकल्प ए में दिया गया। समझ में आ गई बातें, यानी निश्चित भाड़ा है 60 रुपया, चाहे आप कितना किलोमीटर जाइए आपको 60 रुपया देना ही पड़ेगा। देखिए 60 किलोमीटर गया ना तो 15 छक 90, 900 रुपया हो गया ये, और 60 रुपया ये भी अलग से देना पड़ेगा तो 960 रुपया हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्या करा है, जिस समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं। एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर वाला कंडीशन हम पहले लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे के समानांतर कैसे होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नोट c1 बट्टे c2। इस कंडीशन में क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे विरोधी, इसको हम बोलेंगे विरोधी समीकरण युग्म, या इसको बोला जाएगा असंगत, इसको बोला जाएगा असंगत। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे समानांतर रेखा। रेखाएं कैसी होंगी इसमें, इसमें जो समीकरण के जो रेखा होंगे वो दोनों रेखा क्या होंगे, समानांतर रेखा होंगे, कोई हल नहीं, विरोधी और संगत। समझ में आ गई बातें आगे सवाल में देखिए क्या कहा है, जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो, तो जब समानांतर होंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे विरोधी। देख रहे हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है विरोधी का आंसर अपना होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। तो 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा क्या कर रहा है 6 नंबर में, के किस मान के लिए के का मान निकालना है, और दिया हुआ x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14। संपाति, रेखाएं संपाति होंगे, और आपको पता है रेखाएं संपाति कब होंगे, जब अनुपात सभी बराबर होंगे। तो निकाल लेते हैं यहाँ से a1 बटा a2, यहाँ a1 क्या है 1 है, b1 सॉरी a1 1 है, a2 क्या है 2, b1 b2 हो गया 2 दूनी 4। तो के बराबर यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, के बराबर आ गया 4। क्या के बराबर 4 ऑप्शन है, बिल्कुल के बराबर 4 ऑप्शन है, अपना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यानी के का मान अगर 4 होता है तो इस तरह के समीकरण का जो युग्म बनेगा वो बनेगा संपाती रेखा, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे। आइए अगला सवाल, यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा। समीकरण निकाय का अनगिनत हल, अनगिनत हल होंगे
तब उसे हम क्या बोलेंगे? अनगिनत हल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? विरोधी बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। आश्रित भी बोलेंगे और विरोधी भी कह सकते हैं। समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, अनगिनत हल जब होंगे तो वे आश्रित कहलाएंगे। मुख्य रूप से क्या कहलाएंगे? आश्रित युग्म कहलाएंगे। तो हमारा आंसर हो रहा है विकल्प सी। ठीक है, आइए 8वां सवाल पहले से मिटा लेते हैं। पढ़िए 8वां सवाल क्या करें। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0 को कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब ये कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, यह है a1, यह है a2, यहां है b1, यहां है b2 के। तो यहां से के माना जा रहा है 5 दूनी 10, के बराबर 10। हमारा आंसर क्या होगा? के बराबर 10। देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हम कंडीशन लगा लगा करके मान निकाल सकते हैं। 8 के बाद 9 पढ़िएगा। 9 नंबर का सवाल कर रहा है कि दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे। आलेख जब प्रतिच्छेदी होंगे तो इसके हल क्या होंगे? इनके एक हल होंगे। जब आलेख प्रतिच्छेदी होंगे तो इनके हल क्या होंगे? एक हल। यहां देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि जब आलेख प्रतिच्छेदी हो, जब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो और रेखा प्रतिच्छेदी होता है तो उनके हल क्या होते हैं? एक और केवल एक हल होते हैं। तो आंसर अपना हो जाएगा क्या? आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर का इसे मिटाएं पहले। 10 नंबर का देखिए क्या करें। 10 नंबर में समीकरण दिया गया, सिंपली समीकरण का मान हमसे पूछ रहा है 2x प्लस बी वाई बराबर 8 और दिया हुआ ax माइनस 3y बराबर -4 का x बराबर 1 और y बराबर 2। x बराबर 1, y बराबर 2 इन समीकरण के हल है। x का भी मान दे दिया, y का भी मान दे दिया और यहाँ पर रख करके हमको कहा a और b का मान निकाल लीजिए। सिंपल सी तो बात है। x y का मान यहाँ रखेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे तो 2 एकम 2, y का मान यहाँ 2 रखेंगे तो होगा 2 गुना b 2b बराबर 8। तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा, प्लस 2 इधर तो -2, 8 में 2 घटेगा 6, प्लस 2 इधर तो -2, 8 में 2 घटेगा 6, 2 तिहाई 6। तो y का मान हमारे पास आ गया 3। एक आंसर ये हो गया। x का मान निकालना है, सॉरी y का मान, b का मान आएगा ना यहाँ पर, यहाँ b का मान आ गया कितना? b का मान हमारे पास आ गया 3। एक आंसर ये हो गया। फिर x का मान, y का मान यहाँ रखिए। x का मान जब रखेंगे तो a गुना 1 a माइनस 3 दूना 6 बराबर -4। ये -6 उधर जाने पे +6, 6 में 4 घटेगा 2, यानी a बराबर कितना? a बराबर 2 और b बराबर 3। ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। अद्वितीय हल वाला को हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल वाले को हम क्या कहते हैं? विरोधी, सॉरी अविरोधी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अद्वितीय हल वाले को हम बोलते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। ये आंसर अपना होगा अविरोधी, जो कि दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 में देखिए क्या दिया, यदि समीकरण निकाय इतना का आलेख एक दूसरे को एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय कैसे होंगे? एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो कैसा होंगे हल? जब प्रतिच्छेद करेंगे तो एक और केवल एक हल होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, आइए अगला 13। यदि युगपत समीकरण इतना तथा इतना का आलेख संपाती हो। जब संपाती होता है तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होता है, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होता है। संपाती होंगे तो समीकरण निकाय का हल क्या होंगे? संपाती होंगे तो अनगिनत हल होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संपाती होने पर क्या होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का आंसर हो गया सी। 15 में देखिए क्या है, समीकरण युग्म इतना एवं इतना का क्या हल होगा यदि a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटे b2। a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2 हो तो इस स्थिति में क्या होते हैं? इस स्थिति में अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होता है ऑप्शन नंबर बी। 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोगों का आज 15 सवाल क्लियर होता है। कल हम लोग अगले वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग बाकी 18 सवाल बच रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।